का नया वाला पोर्टल है इनकम टैक्स के लिए। नया वाला पोर्टल जो है वहाँ पे आपको जाना है incometax.gov.in। ये हमारा नया पोर्टल है। मैं रिपीट करता हूँ, incometax.gov.in। एक एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा। नया पोर्टल है, नया सिस्टम है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करना है, अदरवाइज आपको लॉगिन करना है। और जो पासवर्ड और आईडी पासवर्ड पुराना वाला होता था वही आपका यहाँ पर चलेगा। आईडी हमारा पैन कार्ड का जो आपका पैन नंबर होता है वो आपकी यूजर आईडी होती है। पासवर्ड आपको ध्यान ही होगा क्या होगा। वही पासवर्ड आपका यहाँ रहेगा। दोबारा से आपको पासवर्ड बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म ये सिक्योर एक्सेस मैसेज यहाँ पर टिक जरूर करना। उसके बाद अपना पासवर्ड आप डाल सकते हो। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है और ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नाउ इस डैशबोर्ड में आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो या फिर आपके पास स्किप करने का ऑप्शन आएगा। आपको स्किप करना है। अभी हम प्रोफाइल अपडेट आपको मैं बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। अभी जरा अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न का ऑप्शन सबसे पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 एंडिंग की जो रिटर्न है देखिए वो आप फाइल कर सकते हो। असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 की फाइल नाउ ये आपका ऑप्शन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका कहाँ आता है? ई फाइलिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और ये देखिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से भी आप जा सकते हो, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के ई फाइलिंग रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जाता है सेलेक्ट योर असेसमेंट ईयर। नाउ असेसमेंट ईयर बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। 21 एंड 22 असेसमेंट ईयर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। ठीक है, हमारा करंट असेसमेंट ईयर कौन सा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, करंट असेसमेंट ईयर। नए पोर्टल पर करंट असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अभी ये डिसेबल होगा, आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे फिर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा मेथड आप चूज करना चाहते हो। आप ऑनलाइन मेथड चूज कीजिए, इसको प्रोसीड कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। देखिए अगर आपने पहले से कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा, और अगर आप दोबारा से फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्टार्ट न्यू फाइलिंग आएगा। अगर आपने कोई भी ड्राफ्ट सेव नहीं किया तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बिल्कुल नए तरीके से, मतलब नई फाइलिंग करके दिखाऊंगा बिल्कुल कैसे आपको फाइल करना होता है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जाना है। आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, ITR 1 आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप आर्मी, मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं, आपको खाली सैलरी से इनकम आती है या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। कौन सी? ITR 1 आप फाइल करेंगे। यहाँ पे आपको ITR 1 सेलेक्ट करनी है। प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। आप अपने रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या फिर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड करी है इसलिए आप फाइल करना चाहते हैं। पहला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे कि टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारी क्या है? 2,50,000 हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो नीचे के दो ऑप्शन है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप ये भी कर सकते हो। 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) यहाँ पर ऑप्शनल है। देखो आपको अगर डिपॉजिट अमाउंट, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट कराया है, दूसरा 2 लाख से ज्यादा का आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, 1 लाख से ज्यादा का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तब आपको यहाँ पर टिक करना है। जो भी एप्लीकेबल है उस पर आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर खाली एक भी सेलेक्ट रहने दे सकते हैं। देखिए इसमें आप दोनों ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। वरना हमारे ऊपर तो सिंपली पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। सबसे बेस्ट यही है कि आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम हो रही है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो पोर्टल हमको दे रहा है कि वी हैव प्रीफिल्ड डेटा बेस्ड ऑन योर रिटर्न। हमने क्योंकि अपनी लास्ट ईयर भी अपनी ITR फाइल की थी, वहां से डेटा प्रीफिल्ड होकर के आएगा, तो इसको हम सिंपली ओके करेंगे। उसके बाद अब हमको सिंपली क्या करना है, 1 2 3 4 5 इन 5 फील्ड्स के अंदर अपनी डिटेल बन रही है और हमारा टोटल टैक्स कंप्यूट हो जाएगा। रिफंड बनता है, रिफंड हमारा हो जाएगा और इस तरीके से सिंपल तरीके से फाइल हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल ही ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो को। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली आएगी प्रीफिल्ड होकर के। कहाँ से? अभी हमने ओके किया था, जो हमारी लास्ट रिटर्न है वहाँ से प्रीफिल्ड होकर के आएगी। देखिए आपका नेम, पैन नंबर, बाकी डिटेल यहाँ पर मोबाइल एड्रेस वगैरह अपने आप आ रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आपकी जो फोर्स है, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्स है, इंडियन आर्मी है या फिर कोई सेंट्रल फोर्स है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपके लिए जो एप्लीकेबल है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट के अंदर आते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि कुछ राज्यों की पुलिस, ज्यादातर राज्यों की पुलिस वैसे हमारी स्टेट के अंदर ही कवर होती है, कुछ राज्यों को छोड़ के। दिल्ली की जो पुलिस होती है वो सेंट्रल के अंदर कवर होती है, बाकी सारी जो होती है वो स्टेट के अंदर आती है। जो नॉर्मल जैसे यूपी और मुंबई, महाराष्ट्र की पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर
अंदर आती है। सो अगर आप उसके पर्सनल हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप कोई सिक्योरिटी फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी, बीएसएफ वगैरह से हो, तो आपको सेंट्रल, वो सारी सेंट्रल के अंदर ही आती है। वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि आप किसके अंदर आते हो, सेंट्रल के अंदर या स्टेट के अंदर। सो अकॉर्डिंगली आप जो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सो हमारे वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कौन से सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। 139(1) जब आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे होते हैं तब आपको 139(1) के अंदर फाइल करनी है। ड्यू डेट क्या है, अभी जो इनकम टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट है हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 की, वो 30 सितंबर कर दिए गवर्नमेंट ने, डेट थोड़ी सी बढ़ाई है, 30 सितंबर 2021 तक आप इस सेक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं। सो अच्छा, और ये हो सकता है इसको गवर्नमेंट और बढ़ा दे, तो अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ड्यू डेट आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लीजिएगा कि ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइलिंग की। दूसरा हमारा है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको 139(4) सेलेक्ट करना है, और अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आपने पहले रिटर्न फाइल की थी लेकिन आप रिवाइज करना चाहते हैं, तब आपको ये सेलेक्ट करना है 139(5). और 1192 भी क्या होता है, मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, पिछले 2 साल से पहले की रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तब आपको डिपार्टमेंट से कंडोनेशन लेना होता है, डिपार्टमेंट आपको कंडोनेशन देता है, तब आपको ये सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा नीचे वाला जो पॉइंट है, तो बेसिकली हम अभी क्या कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को ही यहाँ पर सेलेक्ट रहने देते हैं। सेकंड हमारा आ रहा है फाइलिंग इन रिस्पॉन्स टू। तो अगर आप ये नोटिस होते हैं, बेसिकली डिपार्टमेंट ने अगर आपको नोटिस भेजा है, उसके रिस्पॉन्स में आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब आपको इन सेक्शंस के अंदर नोटिस आते हैं डिपार्टमेंट के, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन से सेक्शन में आपके ऊपर नोटिस जो आया है, तब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको डिसेबल ही रहने दीजिए। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी इससे कनेक्टेड है। सो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आती है बारी 115BAC। इस पॉइंट को जरा बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आप नए टैक्स स्लैब के अंदर जाना चाहते हैं, नए टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, जहां पर आपके टैक्स रेट कम हो गए हैं और आपको डिडक्शंस आपकी डिसअलाउ हो गई हैं, यानी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, टीसी वगैरह की, एलआईसी की, उन सब की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, और लेकिन आपके टैक्स के रेट कम हो जाएंगे। सो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तब आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो, अगर आप नए वाले में जाना भी चाहते हो तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10IE, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको वो फॉर्म फाइल करना होता है, तब आप यहाँ पर येस करके आप वो काम कर सकते हो। अदरवाइज वैसे नॉर्मली अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, नए वाली स्कीम को आप नहीं करते, क्योंकि आपके पास हो सकता है डिडक्शंस हो, एलआईसी वगैरह कराते हो आप, या और भी काफ़ी डिडक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम नो करेंगे। देन नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी ना। बैंक अकाउंट जरूर ध्यान रखिए, आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। प्री वैलिडेट कैसे होता है, आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाना है, वहां से लॉगिन करना है इनकम टैक्स के अंदर, तब आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इतना से। और अगर मान लीजिए ये तो आपका पहले से जो अकाउंट था, वो आपके पास कोई और अकाउंट है, एक चीज़ आप ध्यान से समझो, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको अपने सारे अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना है, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं सारे अकाउंट्स को आपको डिस्क्लोज करना है यहाँ पर। सो हमारे इस केस में एक ही अकाउंट है, अगर आपका और अकाउंट है तो आप यहाँ से ऐड अनदर पे करके कर सकते हैं। यहाँ पे पेनल्टी भी लगती है, 10,000 की लग सकती है पेनल्टी, अगर आप यहाँ पर अपने सारे अकाउंट्स को शो नहीं करते हैं। इसीलिए एक बार एडवाइस जरूर कर लें किसी प्रोफेशनल से रिटर्न फाइलिंग करते टाइम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं रिटर्न फाइलिंग करते टाइम, ठीक है जी। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी है, उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। एंड कंफर्म करते ही देखिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। अब हमको ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है, ये हमको फॉर्म 16 से डालनी है, ठीक है जी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सारी सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की और अदर सोर्सेज की इनकम इसके अंदर डालनी होती है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। यहाँ पर हमको अपना फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है, फॉर्म 16 के बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेंगे। सो मैंने फॉर्म 16 यहाँ पर बनाया हुआ है, आपके पास भी इसी टाइप का कुछ फॉर्म 16 होगा, सो उसको रेफर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले सैलरी की डिटेल डालनी है आपको। 3 चीज़ें आप डाल सकते हो, देखिए यहाँ पर एक सैलरी की डिटेल है, दूसरी हमारी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है, तीसरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैलरी की डिटेल हमको कहाँ से मिलेगी, फॉर्म नंबर 16 से हमको इसकी डिटेल मिल जाएगी। सो हमको करना क्या है, ये आपको एडिट बटन दिख रहा है, एडिट पे आपको क्लिक करना है। एंड अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ, फॉर्म 16 में। सो 17(1) के अकॉर्डिंग 8,15,000 हमारे पूरे साल की 17(1) की देखिए सैलरी एज पर 17(1) कितनी है, 815,000। एंड उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू ऑफ परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सो हमारे केस में दोनों 0 है, सो हम यहाँ पर 0 एंड 0 डाल देते हैं। एंड उसके बाद में एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आपका एचआरए है, हमारे में एचआरए एग्जाम्प्ट है, एक आपका वॉशिंग अलाउंस जो कि आपको ड्रेस वगैरह की वॉशिंग के लिए मिलता है, क्लॉथिंग के लिए मिलता है, वो वाला अलाउंस भी यहाँ पर है। सो हम दोनों यहाँ पर डालेंगे। एचआरए वाला आता है 1013A, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाइए, 1013A जो होता है, 1013A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी है, सो 96,000 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 96,000 हम डाल देते हैं। अब हमको एक और ऐड करना है, तो आप ये ऐड अनदर दिख रहा है आपको एक और ऐड करना है यहाँ पर। और आपको अब क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है यहाँ पर वॉशिंग अलाउंस या क्लॉथिंग अलाउंस। ये कहाँ पर आते हैं, अब इसको भी बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ये देखिए 1014(1), यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक 1014(1) है, एक 1014(2) है। सो 1014(1) जो होता है, इसके अंदर आपके वो वाले अलाउंसेस कवर होते हैं जो कि आपको ड्यूटी मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि आपको ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, वॉशिंग अलाउंस दिया जाता है, तो वो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को
ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए दिया जाता है. सो प्रिस्क्राइब्ड अलाउंस और बेनिफिट नॉट इन नेचर ऑफ पर्पज, इट स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस wholly, necessarily and exclusively, and to the extent actually incurred in performance of the duty of office or employment. सो वो वाला जो आपको अलाउंस है आप ये 1014(1) सेलेक्ट कीजिए. यहाँ पर आपके जो वॉशिंग अलाउंस और ये वाले अलाउंस जो होते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं. सो हमारा कितना है 13560, यहाँ पर 13560 हम डाल देते हैं. ओके फिर नीचे आएंगे हम. नेट सैलरी हमारी आ गई 15,000 की. स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली है. फाइनेंशियल ईयर 20, असेसमेंट ईयर 20 एंड 21, असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 के लिए 50,000 आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है. तो ये हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोर्टल ने उसको पिक किया हुआ है. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस हमारे में कुछ नहीं है और प्रोफेशनल टैक्स भी कुछ नहीं है. देखिए 00 है, दोनों 00 है. सो इसको आप 00 करके यहाँ पे सिंपली सेव कर सकते हो. एक बार मैच कर लो. देखो हमारी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी के अंदर कितनी आ रही है 655,440, 655,440. इसको आप देन सेव कर दीजिए. सो सैलरी की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं. हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कैसे डिटेल